हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, ठीक है। आवाज़ सही है? आवाज़ आ रही है हमारी? चलिए, हम लोग जो है इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर्स अनिल। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, बार बार ये वीडियो में ये सबसे पहले ये बात बोलता हूँ कि हम लोग टीचर्स की सीरीज में जो सबसे पहले हम लोग क्या लेके आए हैं, हर चैप्टर की समरी लेके आए हैं। यानी हर चैप्टर की समरी मीन्स कि उस चैप्टर में क्या खास पॉइंट्स है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग PYQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे। लेकिन पहले हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हर चैप्टर के पहले PYQ हो, उसके पहले हम चैप्टर की समरी को देखा जाए। तो हम लोग चैप्टर की समरी देख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, फटाफट यूट्यूब पे चल रहे हैं। लेकिन जो चैप्टर के जो निचोड़ हैं, जो एकदम उसके कंसंट्रेट पॉइंट हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो हम आपको उसी के क्रम में जेनेटिक्स का हमारा ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो हमने बनाया, फिर दूसरा बनाया, अब ये तीसरा वीडियो है। उम्मीद है कि तीसरे वीडियो हम लोग पूरा कवर कर ले जाएंगे, चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। इसके पहले नो सेल को पढ़े थे तो आप देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जेनेटिक्स में ही देख रहे हैं। एक है यूजेनिक्स, एक है यूफिनिक्स और एक है यूफिनिक्स, दोबारा हो गया, और एक है डिसजेनिक्स। देखिए क्या है यूजेनिक्स, जिसके फादर कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। और इसका एम क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस जेनेटिकली, यानी कि ह्यूमन रेस को जेनेटिकली इंप्रूव करना, यानी कि ह्यूमंस की क्वालिटी को इंप्रूव करना, यहाँ पे इसका मेन पर्पज है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रांसिस गाल्टन, आपसे पूछेगा यूजेनिक्स के फादर कौन है तो आप बोलेंगे फ्रांसिस गाल्टन। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि फ्रांसिस गाल्टन किसके फादर है तो आप क्या बताएंगे? यूजेनिक्स के। और पूछेगा यूजेनिक्स का जो है एम क्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है तो आप बोलेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस जेनेटिकली, यानी कि जेनेटिकली ह्यूमन रेस को, यानी कि ह्यूमन कैरेक्टर को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पज है। ठीक है, मेन पर्पज है। आवाज प्रॉपर आ रही है भाई? प्रॉपर आवाज आ रही है? हाँ, प्रॉपर आवाज आ रही है। हेलो, हाँ, प्रॉपर आवाज आ रही है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला है यूफिनिक्स। यूफिनिक्स क्या भाई? इसको लेडरबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? लेडरबर्ग ने दिया था इसको। तो ये भी याद रखेंगे, लेडरबर्ग ने दिया था। इसका क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक सेगमेंट है, एक शाखा है, यानी बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी, जिसको कि हम बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी, उसका एक ब्रांच है, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। जैव प्रौद्योगिकी का एक ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, है ना, उसका एक ब्रांच है जीन इंजीनियरिंग। इसमें जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ह्यूमन के डिजीज को ठीक करने का, जो इंप्रूवमेंट करने का जो प्रोसेस है उसको हम पढ़ते हैं यूफिनिक्स के अंतर्गत। अगला हम लोग पढ़ते हैं यूथिनिक्स। ये क्या है? यूथिनिक्स, यूथिनिक्स। और इसमें क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय प्रोवाइडिंग देन बेटर न्यूट्रिशन एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट। इसको हम कहेंगे यूथिनिक्स। इसको आल्सो कॉल्ड कहा जाता है साइंस ऑफ वेलबींग। साइंस ऑफ वेलबींग यानी ह्यूमन के लिए ये क्या है? वरदान साबित है। अगला है डिसजेनिक्स, स्टडी ऑफ अनडिजायरेबल एंड डिफेक्टिव कैरेक्टर। अनडिजायरेबल और डिफेक्टिव कैरेक्टर को पढ़ना क्या कहा जाता है? डिसजेनिक्स कहा जाता है। तो हमने क्या क्या बता दिया? यूजेनिक्स, यूफिनिक्स, यूथिनिक्स, डाइजेनिक्स। इतना बात याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या मैचिंग कॉलम में आ सकता है, इसको आप बता सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेंडल के डिसऑर्डर पढ़ते हैं। अभी हम लोग चैप्टर की शुरुआत में मेंडल के कैरेक्टर क्या है भाई? मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? मेंडल कहाँ जन्म हुआ? मेंडल ने मटर पे कैसे प्रयोग किए? मेंडल क्यों सफल रहे, क्यों सफल हो गए? मेंडल के मरने के बाद कौन से बहन इसको रीडिस्कवर किए, है ना। ये सारा मेंडल के लॉ पढ़े, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं मेंडल्स डिसऑर्डर्स, यानी दीज डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड थ्रू द जीन एंड क्लासीफाई एंड क्रोमोसोम, और ये क्लासीफाई किए जाते हैं। इनको इस तरह से हम देखेंगे। ये मेंडल के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? जैसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर, पहला कौन सा है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, यानी ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। देखिए आगे लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो पहले हम लोग कौन देखते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट।
ऑटोसोमल डोमिनेंट देखते हैं, यानी कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर मींस कि हमको 23 पेयर क्रोमोसोम है, कितने पेयर हैं? 23 पेयर। 23 पेयर में 22 पेयर को हम ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और 23rd यानी 23वां पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते हैं। तो हम कह रहे हैं ऑटोसोम, वो भी कैसे? डोमिनेंट कंडीशन यानी RR ऐसे, YY ऐसे, इस तरह से, यानी कि डोमिनेंट केस में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, किसमें शामिल की, किन को शामिल किया गया है? तो हंटिंगटन कोरिया, अल्जाइमर, पॉलीडेक्टाइली, ब्रैंकीडेक्टाइली, है ना, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, अरेक्नोडिक्टाइली, ये सभी, ये सारे डिजीज कैसे हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन अगर हम ऑटोसोमल रिसेसिव अगर देखें, देखिए यहां पे लिखा है ऑटोसोमल जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं उनको हम देखते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन आ जाएगा? ऑटो रिसेसिव में आ जाएगा टे-सेक डिजीज, है ना, गॉचर डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेनिलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, है ना, गैलेक्टोसीमिया। इतने कौन है भाई? ये सभी ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, यानी कि 22 पेयर जो क्रोमोसोम है वहां पे, ठीक है। अब आगे देखेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि 23वां जो पेयर है उस पे कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं? तो वो एक्स डोमिनेंट हो सकता है, जैसे सूडोरिकेट्स, डिफेक्टिव एनामेल, विवलिंग टोस, ठीक है। अगर हमने एक्स डोमिनेंट देखा था, एक्स रिसेसिव देखते हैं, एक्स रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी DMD, और एक्स वाई लिंक में कौन? जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और नेफ्राइटिस। तो यहां पे हमने एक्स क्रोमोसोमल यानी कि सेक्स क्रोमोसोमल, एक्स नहीं सेक्स क्रोमोसोमल में हम एक्स क्रोमोसोम देखे, वो भी कौन सा? डोमिनेंट, एक्स क्रोमोसोम, रिसेसिव और XY। तो हमने पिछले वीडियो में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया पे हमने डिस्कस किया था, उसका हमने चार्ट बना के आपको समझाया था। अब यहाँ पे जितने भी डिजीज हमने आपको बताए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ देखिए मेन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल डिसऑर्डर, चाहे हंटिंगटन कोरिया, अल्जाइमर, पॉलीडेक्टाइली, ब्रैंकीडेक्टाइली, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, अरेक्नोडेक्टाइली, फिर ऑटो रिसेसिव में टिक-सेक्स डिजीज, गाउट डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पेकियो, एल्कोटोनिया, एल्बिनिज्म, है ना, गैलेक्टोसीमिया, है ना, फिर एक्स डोमिनेंट में सूडोरिकेट, डिफेक्टिव एनामेल, विवरिन टो, कलर ब्लाइंड, हीमोफीलिया। इन सभी डिजीज को हम बारी बारी से देखते हैं, उन पॉइंट्स को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकदम इसको हम एकदम कंप्लीट तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि टाइम का अभाव है, लेकिन मेन बातें आप देखिए, जैसे हंटिंगटन कोरिया। अब बताओ ये कैसा है? डोमिनेंट है कि रिसेसिव? डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट है। देखिए लिखा हुआ है कि यह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल है, और ये डोमिनेंट लिथेलिटी का एग्जांपल है, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अभी हमने देखा था ये डैमेज करता है ब्रेन को, और ये लिंक किससे जुड़ा है? ये 4 नंबर क्रोमोसोम पे। मैंने बोला ना कि 22 नंबर था, यानी 1 से लेके 22 तक, तो किस नंबर क्रोमोसोम को ये लिंक जुड़ा हुआ ये बीमारी है? तो चौथे नंबर क्रोमोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा डिजीज अल्जाइमर डिजीज। दूसरा कौन सा? अल्जाइमर डिजीज, है ना, डिपोजिशन ऑफ बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन ब्रेन, यानी ब्रेन में इसका डिपोजिशन हो जाने के कारण अल्जाइमर डिजीज हो जाता है ड्यू टू प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स एक प्रकार के वायरस है, ऐसे वायरस जो केवल और केवल प्रोटीन के बने हो उनको प्रियॉन्स कहते हैं। केवल न्यूक्लियस से बने हैं तो वायराइड्स, दोनों के बने हैं तो वायरस। तो प्रियॉन जिसको स्लो वायरस कहा जाता है, ये भी इसका कारण है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अगला डिजीज है पॉलीडेक्टाइली, यानी मोर देन 5 फिंगर, 5 से ज्यादा उंगलियां, क्या कहलाता है? पॉलीडेक्टाइली। ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ये भी क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अगला है ब्रैंकीडेक्टाइली। अगला क्या है? ब्रैंकीडेक्टाइली, स्मॉल फिंगर एंड पाम, यानी अंगुलियां और हथेलियां क्या होती? छोटा होना, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। अगला है अरेक्नोडेक्टाइली, स्पाइडर लाइक लॉन्ग फिंगर, अब्राहम लिंकन टाइप का, स्पाइडर लाइक यानी कि मकड़ी के जाल की तरह जो है फिंगर होते हैं, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ये भी हैं। अभी हमने मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, अभी उसका हमने लिस्ट देखा था। ये काज करता है प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, मसल्स के वीकनेस को ये जो है सिम्टम तैयार करता है। टे-सेक्स डिजीज, अब ये यहाँ पे अब बदल जाएंगे, अभी तक डोमिनेंट था, अब ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा।
अब ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ हेक्सोएमाइडीनेज एंजाइम की वजह से होता है और ये अफेक्ट करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म को और डिक्लाइन करता है मेंटल एबिलिटी को, मेंटल एबिलिटी डिक्लाइन करता है ये। अगला है गाउचर सिंड्रोम। अगला कौन है? गाउचर सिंड्रोम। देखते हैं ये क्या भाई, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, उस लिस्ट में हमने देखा था। और ये काज करता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज और ये एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी की कमी हो जाती है। अगला है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और ये क्लोरीन, ये क्लोराइड Cl क्लोराइड चैनल डिफेक्ट करता है ये। और स्वेट कंटेन हाई NaCl, पसीने में हाई NaCl होता है और ये क्रोमोसोम 17 से संबंधित है, 17 से संबंधित है। PKU फेनिलकीटोनुरिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है ये। और ये पेटेंट कैनॉट वॉक, जो पेशेंट है वो प्रॉपरली वॉक नहीं, चल नहीं सकता है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। और ब्रेकडाउन ऑफ फेलिन एनालिन अफेक्टेड, यानी फेलिन एनालिन जो है अफेक्टेड होता है और ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला देखते हैं, अगला हम देखते हैं AKU एल्केप्टोन्यूरिया और एक होता है PKU फेनिलकीटोन्यूरिया और ये क्या है AKU एल्केप्टोन्यूरिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसे जो है ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं क्योंकि इस डिजीज में जो यूरिन है वो एयर के संपर्क में आते ही ब्लैक कलर का हो जाता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ फेल्योर ऑफ होमोजेनेस्टिक एसिड। फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको एक गैरोड ने खोजा था, जिसको कि मैंने एक बारे में बताया था आपको स्टार्ट में, ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है इनको। अगला डिजीज है एल्बिनिज्म। अगला डिजीज कौन है? एल्बिनिज्म। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ट्रायोसिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है ये। और लीड्स टू लॉस मिलेनिन पिगमेंट की कमी हो जाती है जो क्रोमोसोम 15 से संबंधित है, यानी सभी 22 के अंदर ही है क्योंकि सब ऑटोसोमल डिजीज है, इसलिए सब 22 के अंदर आएंगे, 1 से लेकर 22 तक। अगला डिजीज है ना गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टो क्या भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज ही है और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ गाल्ट यानी गैलेक्टोज फास्फेट यूरिडेज ट्रांसफरेज एंजाइम की कमी हो जाती है। चिल्ड्रन कैन नॉट कन्वर्ट गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज, गैलेक्टोज को ग्लूकोज में चेंज नहीं कर पाता है और जो मिल्क होता है उसका वो टॉक्सिक हो जाता है, इससे बच्चे की डेथ हो जाती है। 2 ईयर के आसपास बच्चे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, गैलेक्टोसीमिया। अगर ये तो हमने बीमारी जो दिखा एक्स लिंक यानी कि ऑटोसोमल डिजीज देखा। अब हम लोग क्रोमोसोमल डिजीज देखते हैं यानी कि 23rd पेयर यानी 23वां पेयर जो क्रोमोसोम है उसके वजह से कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला इसमें स्ट्रक्चरल भी डिसऑर्डर हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल में क्या हो सकता है? डिलीशन यानी कि क्रोमोसोम संख्या घटे या बढ़ जाए, डिलीट हो जाए, है ना। ट्रांसलोकेशन जैसे देखिए क्राई-डूचर सिंड्रोम, ये डिलीशन का एग्जांपल है ना। CML यानी क्रोनिक मिलाइड ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है ये ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल है ना। बर्किट लिम्फोमा ये भी जो है ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम देखिए ये दोनों तो हमने देख लिया, केवल आपसे पूछ सकता है कि बताओ क्राई-डूचर सिंड्रोम स्ट्रक्चर डिसऑर्डर है या न्यूमेरिकल, आप बोलेंगे स्ट्रक्चरल। आपसे पूछेगा ये डिलीशन एग्जांपल है कि ट्रांसलोकेशन का, आप बोलेंगे डिलीशन का, यहाँ आंसर हो जाएगा। और CML के बारे में पूछेगा कि डिलीशन का एग्जांपल है ट्रांसलोकेशन का, तो आप बोलेंगे कि ये ट्रांसलोकेशन का है। पूछेगा स्ट्रक्चरल है कि न्यूमेरिकल, आप बोलेंगे स्ट्रक्चरल। बर्किट लिम्फोमा भी स्ट्रक्चरल पूछेगा, न्यूमेरिकल, आप बोलेंगे स्ट्रक्चरल। लेकिन जो न्यूमेरिकल के बारे में बात आएगी ये न्यूमेरिकल कारण नॉन डिसजंक्शन। ध्यान दीजिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको की प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ बोलते हैं, उसका एक एक्सेप्शन था नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलते थे? नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन के कारण जो है न्यूमेरिकल डिसऑर्डर या हेट्रोप्लाइडी हो जाती है। हेट्रोप्लाइडी हो जाती है। ये हेट्रोप्लाइडी 2 टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं यहाँ पे देखिए एनयूप्लाइडी, क्या बोलते हैं? एनयूप्लाइडी। और एक को बोलते हैं हाइपरप्लाइडी। एनयूप्लाइडी का मतलब क्रोमोसोम एक ज्यादा होना या एक कम हो जाना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोसोम। एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम की कमी या अधिकता क्या कहलाता है? एनयूप्लाइडी। ठीक है, और हाइपरप्लाइडी क्या है? अब एनयूप्लाइडी में कौन है भाई? पहले हाइपरप्लाइडी यानी 2n माइनस हो जाए। ये कितने टाइप का हो सकता है? मोनोसोमी 1 घटे, नलीसोमी 2 घटे, डबल मोनोसोमी एक एक करके 2 घटे। 1 घटे तो मोनोसोमी, 2 घटे तो
नलीसोमी, एक एक करके दो घटे तो डबल मोनोसोमी। ठीक है, दोनों में घट रहा है लेकिन ये डायरेक्ट दो घट रहा है, इसमें एक एक करके दो घट रहा है। ठीक है, तो घट दोनों में रहा है, जैसे 4 में से 2 गया तो 2, या फिर 4 में से 1 गया 1 तो बोलेंगे 3, फिर 3 में से 1 घट गया तो बोलेंगे 2। तो ये एक एक घट रहा है, ये डबल मोनोसोमी का एग्जांपल है। डायरेक्ट 2 घट गया, ये नलीसोमी का एग्जांपल है। एक घट गया केवल, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये क्या है, मोनोसोमी का एग्जांपल है। इसको हम अभी एग्जांपल थ्रू आपको बताते हैं। जैसे टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम मतलब इसमें क्रोमोसोम संख्या हम लोग में 46 होता है, इसमें टर्न करके यानी कि बैक हो, एक कम हो जाता है तब 45 हो गया। तो बताओ एक कम हो गया कि नहीं, तो एक कम हो गया तो किसका एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, मोनोसोमी का, यानी एक कम हो गया है ना। जैसे टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, ये मोनोसोमी का एग्जांपल है। इसमें x 45 x 0, तो 45 के बाद 46 होना चाहिए, इसमें क्रोमोसोम कितना हो जाता है 45, यानी कि x प्लस x 0 हो जाता है। जबकि होना चाहिए कैसा भाई, x यानी कि ये 44 वाले और एक 45 46, लेकिन इसमें एक कम हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी एक कम हो गया। हाइपोप्लाइडी में क्या भाई, ट्राइसोमी एक ज्यादा, टेट्रासोमी 2 ज्यादा, डबल ट्राइसोमी एक एक करके 2 ज्यादा, है ना, तो ये भी याद रखेंगे। यूप्लाइडी, व्हेन सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी, यानी होल सेट क्रोमोसोम का नंबर क्या करे, वेरी करे। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है ना, वो देखते हैं। जैसे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे को तो आपको भी नहीं बताया जा सकता है, 1 बाय 1 करके तो नहीं बताया जा सकता है, आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है कैसे क्वेश्चन, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, वैसा ही आंसर आपको दे दिया जा रहा है। पहले आप क्वेश्चन को टिक कर लें, करेक्ट कर लें, पहले हमारा ये उद्देश्य है, फिर हम पूरे डिटेल से जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। देखिए, ऑटोसोमल ट्राइसोमी, ट्राइसोमी भी कौन, ऑटोसोमल, यानी कि 1 से लेके 22 क्रोमोसोम को ऑटोसोम बोलते हैं, 23वां को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 1 से 22 तक ही ये बात रहेगी। जैसे पहला है, इसको कैसे याद रखेंगे, PED, पेड, कैसे याद रखेंगे, पेड से याद रखेंगे। पटाउ सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है 13 नंबर क्रोमोसोम पे। आपसे पूछेगा पटाउ सिंड्रोम में क्रिस क्रोमोसोम नंबर पर ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 1 की अधिकता हो जाती है। किस क्रोमोसोम पे, 13 नंबर पर। एडवर्स सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है 18 नंबर क्रोमोसोम पे, और डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर। कैसे आगे, PED, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, 13 18 21, 13 18 21, आराम से याद रखेंगे। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हेट्रोसोमल या एलोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी मींस कि 22 के बाद जो 23वां नंबर क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी हो गई, यानी उसमें अधिकता हो गई, यानी एक ज्यादा हुआ कहां, 23 नंबर में। यानी कि जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यहां पे 47 क्रोमोसोम होता है, जैसे XXY हो जाता है 23वां, यानी कि 44 ऑटोसोम है, जो अगला 45 46 क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम की अधिकता हो गई, ज्यादा हो गई, तो 47 हो गया, यानी 45 के बाद 46 44 45 46 47, तो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में भी 47, लेकिन XXY, जैकोब सिंड्रोम में इसको क्रेमर सिंड्रोम बोलते हैं, 47 हो जाएगा, लेकिन XYY। सुपर फीमेल में तीनों X हो जाएंगे, यानी कि ये 44 और तीनों क्या हो जाएंगे, X हो जाएंगे, XXX, तो 44 45 46 47 तीनों हर हाल में, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम हो, जैकब सिंड्रोम, इसको क्रेमनली बोलते हैं, सुपर फीमेल, ये सब में क्रोमोसोम 47 में ट्राइसोमी हो जाती है, 23वें नंबर क्रोमोसोम में 1 की अधिकता हो जाती है। जबकि यहाँ पे ट्राइसोमी हुई ऑटोसोम में, यानी 13 नंबर 18 नंबर 21 नंबर, वहां भी एक बढ़ा, वहां भी 47 हुआ, लेकिन ऑटोसोम में, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में, यानी अधिकता हो गई। यहां से क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं क्रायोजुटर सिंड्रोम। क्रायोजुटर सिंड्रोम के बारे में क्या देखा, ये है स्ट्रक्चरल डिलीशन एग्जांपल, अभी पीछे हमने देखा था, इसमें क्रोमोसोम नंबर 5 पे क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है। CML, क्रोनिक मेलोजिनस ल्यूकीमिया, अभी इसको मैंने बताया था, जिसको कि हम ब्लड कैंसर का टाइप बता रहे थे, ये भी स्ट्रक्चरल ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल है, डिलीशन का नहीं, ट्रांसलोकेशन एग्जांपल है। ये ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9th एंड 22 क्रोमोसोम, यानी कि 9वें और 22वें क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है। इसे आल्सो कॉल्ड फिडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं, फिडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। बर्किट लिम्फोमा, ये भी तो स्ट्रक्चरल ट्रांसलोकेशन एग्जांपल है, पीछे हम लोग देखे थे स्ट्रक्चरल वाला, और ये भी ट्रांसलोकेशन कहां हो जाता है, 8वां और 14वें, यानी 8th एंड 14th क्रोमोसोम में क्या हो जाता है ये क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन। और ये पॉसिबल है 8वां
और दूसरा 14वां 22वां भी हो सकता है, लेकिन 8वां और 14वां मोस्ट कॉमन है, ये याद रखेंगे। इट इज टाइप ऑफ कैंसर, ये भी कैंसर का ही टाइप है जैसे CML है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम संख्या क्रोमोसोम का याद रखेंगे, 8वां 14वां, इसके पहले वाले में 9वां 22वां, उसके पहले वाले में 5वां, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, अभी हमने बताया था कि क्रोमोसोम की संख्या एक कम हो गई, बैक हो गई, 46 से 45 हो गया, यानी 44 ऑटोसोम और एक और ये 0, मतलब ये कुछ नहीं, तो 44 से 45 कितने क्रोमोसोम हो गए 45, जो कि फीमेल लैक्स 1 क्रोमोसोम, फीमेल में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, और ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, कमी हुआ तो मोनोसोमी, दिखता हुआ तो ट्राइसोमी, मोनोसोमी एग्जाम्पल है। इसका कारण क्या, अभी पीछे मैंने बताया था नॉन डिसजंक्शन, क्या कारण बताया था, नॉन डिसजंक्शन, और बार बॉडी इसमें निगेटिव हो जाती है, जैसे इसको निकालते हैं NX-1, NX-1 मतलब इसमें एक कम हो, एक में से एक गया, क्या हो गया 0, तो ये निगेटिव हो जाते हैं। वेबल्स नेक यानी गले कैसे हो जाते हैं, ऐसे लटके हुए हो जाते हैं, और ये हेट्रोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। अगला है डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोलिज्म भी बोलते हैं। 21 नंबर एक क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, यानी अधिकता हो जाती है, यानी क्रोमोसोम यहाँ भी क्या होता है, एक बढ़ जाता है, यानी 47, यानी XX भी हो सकता है, XY भी हो सकता है, तो एक ज़्यादा हो गया है ना, ये 44 है, 44 XX यानी कि 44 45 46, तो यहाँ पे एक ज़्यादा हो जाएगा 21 नंबर पे, तो 21 नंबर मतलब क्या 22 से पहले है, तो ये 45 और ये XX भी हो सकता है, और ये 45 प्लस XY भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में 47 ही होगा। लेकिन वहाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जैकोब सिंड्रोम में, उन सब में कहाँ हो रहा था, 23वें नंबर क्रोमोसोम में अधिकता हो रही थी, तब 47 हो रहा था। यहाँ पे ऑटोसोम में अधिकता हो रही है, तब एक ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डाउन सिंड्रोम में भी 47 होगा, क्लाइनफेल्टर में भी 47 होगा। अंतर क्या है, यहाँ पे ऑटोसोम में एक ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे 6 क्रोमोसोम में एक ज़्यादा हो रहा है। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाली बात आ गई। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को हेट्रोसोमल डिसऑर्डर है ये, इसमें एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, 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 मक्खी बैठ जाती है, थोड़ा सा पैनल में दिक्कत आ जाती है, तो ठीक करते हैं हम लोग। एक क्रोमोसोम में अधिकता आ जाती है, इसकी वजह से देखने को मिलता है। फिर से खोलते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसको कि ये कि हेट्रोसोमल डिसऑर्डर है, क्या भाई ये हेट्रोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें कि 44 तो ऑटोसोम है, लेकिन जो है सेक्स क्रोमोसोम है, 23वें क्रोमोसोम में अधिकता हो जाती है, तो 47 हो जाता है। ये किस में देखने मिलता है, मेल में देखने मिलता है, इसमें बार बॉडी पॉजिटिव होता है ना, और इसमें FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल हाई हो जाता है, और एंड्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। जैकोब सिंड्रोम में यहाँ भी 47 हो जाता है, अभी मैंने बताया। इसमें भी बार बॉडी जो है, ये बार बॉडी अगर देखें हम इसको, तो पहले इसको देखते हैं 44 XXY यानी XYY, तब भी 47, ये भी मेल में देखने को मिलता है। इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोला जाता है, ठीक है, क्रिमिनल सिंड्रोम बोला जाता है। और ऐसा सुपर फीमेल, यहाँ भी 47 हो जाता है, जो फीमेल में देखने को मिलता है। इसमें 2 बार बॉडी होता है, और इसमें आगे लिखा हुआ है सिकिल सेल एनीमिया। क्या लिखा हुआ है, सिकिल सेल एनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हंसियाकार रुधिराणु। सिकिल सेल एनीमिया या हंसियाकार रुधिराणु, ये क्वालिटेटिव एनीमिया का एग्जाम्पल है, ये क्वालिटेटिव एनीमिया है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल है ट्रांसवर्जन ऑफ जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। इसमें 6th पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 6 नंबर का जो एमिनो एसिड है, जो कि ग्लूटामिक एसिड है, ये चेंज हो जाता है वैलिन में। किस चेंज हो जाता है, वैलिन में, है ना, रिप्लेस बाय वैलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बात याद रखेंगे। ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल अभी मैंने बताया, और ये मिससेंस म्यूटेशन का एग्जांपल है, और ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, लीथल जीन का एग्जांपल है। ये पीछे हम लोग देखे थे क्रोमोसोम नंबर 11 पे, तो देखिए ये लीथल जीन, प्लियोट्रॉपी, है ना, क्वालिटेटिव एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव,
है ना, इन सब का एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन, मिसेंस म्यूटेशन, इन सब का एग्जाम्पल कौन है, सिकिल सेल एनीमिया। कौन भाई, सिकिल सेल एनीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ग्राफ बना हुआ है, इसको याद कर लेंगे आप, आराम से क्वेश्चन फंस जाएगा। अगला है, अगला पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं थैलेसीमिया। देखिए ये भी एनीमिया का ही टाइप है जिसको हम थैलेसीमिया बोलते हैं। ये क्वांटिटेटिव एनीमिया, वो क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव एग्जांपल है। इसमें हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो लो हो जाता है और ये क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 पे इसके क्रोमोसोम पे ये कैरेक्टर पाए जाते हैं। और डीएमडी यानी कि डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें लैक ऑफ डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन की कमी हो जाती है मसल्स में। डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन सबसे जो है बड़ी प्रोटीन है ना, इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसमें जो है सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है यानी एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रॉफिन इज द लार्जेस्ट जीन आवर बॉडी, ये मैं थोड़ा सा बोल रहा था। डिस्ट्रॉफिन जो है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जीन है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन और डिस्ट्रॉफिन जीन, है ना। अगला है इसमें G6PD यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या भाई, ये एंजाइम, दिस एंजाइम स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, आरबीसी मेम्ब्रेन को रप्चर करता है और आरबीसी में बिकम जो है आरबीसी जो मेम्ब्रेन होती है जिसे डुचेन्स मेम्ब्रेन कहते हैं, वो क्या हो जाती है, वो रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर यहाँ देखते हैं। अब कुछ डिजीज, कुछ सिंड्रोम और वो किस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, हमने यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे हमने लिखा है कुछ डिजीज या सिंड्रोम के नाम और वो किस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। जो हमने पीछे भी पढ़ा उसको हमने एक साथ यहाँ पे बना के आपको दर्शाया है कि आप इसको आराम से याद कर लें। जैसे थैलेसीमिया, ये किस क्रोमोसोम नंबर पे है, 11-16 पे। सिस्टिक फाइब्रोसिस 7 नंबर पे। PKU फेनिलकीटोन्यूरिया 12 नंबर पे। हंटिंगटन कोरिया 4 नंबर पे। एल्बिनिज्म 15 नंबर पे। सिकल सेल एनीमिया 11 नंबर पे। डाउन सिंड्रोम 21 नंबर पे। बर्किट लिम्फोमा 8वां और 14 नंबर पे। क्राइडुचर सिंड्रोम 5 नंबर पे। पटाउ सिंड्रोम 13 नंबर पे। एडवर्स सिंड्रोम 18 नंबर पे। और डाउन सिंड्रोम जो है वो 21 नंबर पे। ये 2 बार हो गया है लेकिन आप इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। 2 बार हो गया मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटाउ सिंड्रोम के बारे में मैंने बताया, PED, हमने क्या लिखा था भाई, PED, मक्खी बैठ जाने से बार बार दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप इससे परेशान ना हो। PED यानी पटाउ सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम यहाँ है, एडवर्स सिंड्रोम यहाँ है। तो ये क्या है, ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम 13 में। इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, किडनी स्पाइन टाइम डिफेक्ट हो जाता है, डेथ विद इन आवर्स और डेज, यानी कि बच्चे की मृत्यु कुछ दिनों में या कुछ घंटों में हो जाती है। एडवर्स सिंड्रोम में 18 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है और 2 से 3-4 मंथ के एज में बच्चे का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पटाउ सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम। ठीक है, कैरियोटाइप क्या होता है भाई, अ क्रोमोसोम नंबर, अ क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट ऑफ ऑल सेल विच प्रोवाइड द नंबर, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज कैरियोटाइप। कैरियोटाइप है ना, जो फिनोटाइप अपीयर इन क्रोमोसोम सेट, यानी कि फिनोटिपिकली जो क्रोमोसोम पे अपीयर कैरेक्टर होते हैं उन्हीं को कैरियोटाइप कहते हैं, है ना। और ये सबसे पहले इसको किसने देखा था ह्यूमन में, फ्लेमिंग ने देखा था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन में क्रोमोसोम होते हैं उनके कैसे ग्रुप बनाए गए हैं, है ना, कैसे ग्रुप बनाए गए हैं इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ग्रुप है ABCDEFG। तो कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने ग्रुप है भाई, 7 ग्रुप हैं। और इसमें ये देखिए A और B जो ग्रुप है वो लार्ज ग्रुप है, C और D ग्रुप है वो मीडियम ग्रुप है, E और F ग्रुप है वो स्मॉल ग्रुप है, लार्ज मीडियम स्मॉल, और जो G है वो सबसे स्मॉल ग्रुप है। इसको याद रख लेंगे। AB कैसा है, लार्ज, और CD कैसा है, इस मीडियम। उसके बाद D और EF कैसा है, स्मॉल, और G कैसा है, स्मॉलेस्ट, जो बहुत छोटा है। अब जो क्रोमोसोम नंबर सेट की बात करें अगर, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये कैसे हैं, लार्ज है। चौथा, पांचवा भी कैसे हैं, लार्ज है। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक है। कल उस दिन हमने आपको जब सेल पढ़ाया था तो बताया था कि V शेप, J शेप, I शेप, है ना, बताया नहीं बताया था, है ना। तो वहाँ पे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक बताया था वहाँ पे। तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 होते हैं जो लार्ज क्रोमोसोम है।
क्रोमोसोम नंबर 4 और 5 जो सब मेटासेंट्रिक है वो भी लार्ज है। क्रोमोसोम 6 से 12 यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक्स क्रोमोसोम जो है वो सब मेटासेंट्रिक हैं, जो मीडियम क्रोमोसोम है, जो सी ग्रुप कैटेगरी में आते हैं। और 13 से लेकर 15, 13, 14, 15 एक्रोसेंट्रिक हैं, जो मीडियम में आते हैं, जो कि डी ग्रुप के अंतर्गत हैं। और 16 से लेकर 18 यानी 16, 17, 18 ये सब मेटासेंट्रिक ये भी हैं और ये स्मॉल में आते हैं ई कैटेगरी में। और 19, 20 जो है मेटासेंट्रिक हैं, ये स्मॉल में आते हैं एफ ग्रुप के अंतर्गत। और 21, 22 और वाई क्रोमोसोम जो है एक्रोसेंट्रिक हैं, जो कि स्मॉलेस्ट हैं। तो ध्यान रहे वाई क्रोमोसोम स्मॉलेस्ट जी ग्रुप में है एक्रोसेंट्रिक, और एक्स क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक मीडियम में है, सी कैटेगरी में आते हैं, सी ग्रुप में आते हैं। इसको भी ये लाइफ सेविंग चार्ट है, इसको भी आप इत्मीनान से लिखें, याद करें, समझें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई वाली बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं कपलिंग रिपल्सन कॉन्सेप्ट। कपलिंग और रिपल्सन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो तो यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि समय का अभाव है। ये बता सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है कि कपलिंग रिपल्सन कॉन्सेप्ट बेटसन और पुनेट ने दिया, और लेथाइरस मतलब मीठी मटर लेथाइरस कोडरेटस पे दिया, ये भी याद रखेंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को जो है कार्ल कोरेंस ने दिया था 4 o'clock पॉइंट पे। कप्पा पार्टिकल पे भी आपको बताइए, आप कमेंट में बताइए कप्पा पार्टिकल कहाँ पाया जाता है, हमें कमेंट में बताइए। आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड म्यूटेशन को मुलर ने बताया था ड्रोसोफिला पर। ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस को डेवेनपोर्ट ने बताया था। ये कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन हैं जो यहाँ सीधे पूछे जाते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे लाभ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, ये इवेंट्स जो है एनाफेज फर्स्ट स्टेज में होता है। आपसे पूछ देता है कि लाभ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो कि मेंडल का 3rd लॉ है ना, जिसमें कि फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आता है और जीनोटाइपिक 1:2:1:2:4:2:1:2:1 आता है। वहाँ ये पूछ रहा है कि ये इवेंट्स कब होता है, तो एनाफेज फर्स्ट में देखने को मिलता है ये। और इन डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप 9 होते हैं, फिनोटाइप 4 होते हैं। और रिकैपुलेशन थ्योरी को बायोजेनेटिक लॉ भी बोला जाता है, एम्ब्रियोलॉजिकल पैरेललिज्म भी बोला जाता है, ओंटोजिनी रिकैपुलेस फाइलोजिनी बोला जाता है। इसको हेकल ने दिया था, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमें लगा कि हम लोग 3 वीडियो में जेनेटिक्स को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग जो है इसको 1 वीडियो और लेके चलेंगे, नहीं कम ही है, ख़त्म कर लेते हैं। चलिए अच्छा हुआ हम लोग देख लिए, तो अगले वीडियो में इसको ख़त्म नहीं करेंगे, इसी वीडियो हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ दिए हैं, फिर बचा है कितना, टोटल जो है हम लोग का 124 है, और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम लोग जो 113 पे पहुँच गए हैं, तो ख़त्म ही कर लेते हैं। चलिए अच्छा ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है कि टाइप ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। देखिए अगर प्यूरिन रिप्लेस होता है प्यूरिन से तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। पिरिमिडीन रिप्लेस होता है पिरिमिडीन से, देखिए प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन आते हैं, पिरिमिडीन में थायमिन साइटोसिन यूरेसिल आते हैं। तो प्यूरिन से रिप्लेस होगा तो ट्रांजिशन बोलेंगे, पिरिमिडीन से रिप्लेस होगा तो उसको ट्रांजिशन बोलेंगे, पिरिमिडीन से रिप्लेस होगा तो ट्रांसवर्जन बोलेंगे, जो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। अब पिरिमिडीन अगर प्यूरिन से रिप्लेस होगा, ठीक उल्टा, तो ये भी ट्रांसवर्जन का एग्जांपल है, ये भी जीन म्यूटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। वर्बलिंग हाइपोथेसिस कौन दिया था, क्रिक ने दिया था। जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, ये किसने कहा था, आस्क्ड बाय या डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन और ब्रिज। क्रोमोसोम स्टेनिंग है ना, किससे करते हैं, हिमेटोजाइलिन स्टेन से करते हैं, कार्मिन से करते हैं, फिलोजेन से करते हैं, है ना। और मॉर्गन ने कहा था कि जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर मैनर, जीन क्रोमोसोम पर लीनियर मैनर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये क्रोमोसोम है तो जीन इस पर रेखीय क्रम में, लीनियर क्रम में प्रेजेंट होते हैं। ये बात किसने बताई, मॉर्गन ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनहेरिटेंस ऑफ जीन थ्योरी मॉर्गन ने दिया था, ये पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको। इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम दिया था, ये पिछले वीडियो मैंने बताया था, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन आप इसको दोबारा याद कर लें। ट्राइसोमी वाली बात, तो ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम की अधिकता, इसको धतूरा पे दिया गया था, हाँ ब्लेसलिन्स को बताया था। ये डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल है, डाउन मतलब एक क्रोमोसोम ज्यादा, 47। एसीडीसी सिस्टम कौन दिया था, मैकक्लिंटॉक ने दिया था 1950 में, मेज पर दिया था, ठीक है। म्यूटेशन को डिस्कवर बाय डिबरॉक
अन्य वायरस यानी कि म्यूटेशन को तो वैसे किसने खोजा था, हुगो डी ब्रिज ने खोजा था, लेकिन वायरस पे किसने खोजा था, वायरस पे किसने खोजा था भाई, वायरस पे खोजा था डिबलरक ने किया था। इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन और हेरिडिटी, ये इसके इंपॉर्टेंस है इवोल्यूशन के। तो यहाँ तक ये बात हम लोग खत्म करते हैं। यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश रही कि 3 वीडियो में आपके जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसको 1 लाइन में हमने कवर कर दिया है। आप तीनों वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक्स से वो क्वेश्चन आपके सारे लग जाएंगे। थैंक यू।